इसलिए कि ये हमला केवल मुसलमानों पर नहीं है, मुल्क के तमाम धर्म वालों पर यह हमला है। किसी का आस्था नहीं बचेगा, याद रखिए। अगर उन्हीं का कोई रस्म रिवाज उठाकर कानून बना दिया जाए तो क्या मुसलमानों को काबिल कबूल होगा? 44 जो कि कमज़ोर है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इस दफ़ा से दफ़ा नंबर 25 को तोड़ना या दफ़ा नंबर 29 या 30 को तोड़ना, जाहिर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला करना हुआ तो फिर इस मुल्क में अनारकी आएगी, इस मुल्क की मोहब्बत और वातावरण ख़त्म होने लगेगा और आपस में रस्साकशी पैदा हो जाएगी। चचेरी, फुफेरी, खलेरी और चचा की लड़की से भाई बिरादरान वतन के यहाँ विवाह नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ चचा की लड़की से निकाह होता है, खाला और फूफी की लड़की से निकाह होता है। आज मीडिया को बुलाने का विशेष मुद्दा क्या है? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, हम लोगों को चाहिए कि मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। एजुकेशन है, रोज़गार है, महंगाई से मुल्क जूझ रहा है, इन बातों की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में राय मांगी है, जाहिर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल नंबर 44 है, ये कोई मुस्तकिल कानून नहीं है, बल्कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है कि ये एक मशवरा है, गाइडलाइन है, रहनुमा उसूल है। जबकि मुल्क के दफ़ा नंबर 25 में इस बात की ज़मानत दी गई है कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को अपने अपने मज़हब पर, धर्म पर, आस्था पर, प्रथा पर, कस्टम और रस्म व रिवाज पर अमल करने की पूरी आज़ादी और छूट होगी, जैसा कि इसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और ये बुनियादी दफ़ा है। तो अब अगर दफ़ा नंबर 44 लागू किया जाएगा तो दफ़ा नंबर 44 जो कि कमज़ोर है और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इस दफ़ा से दफ़ा नंबर 25 को तोड़ना या दफ़ा नंबर 29 या 30 को तोड़ना, जाहिर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला करना हुआ। और जब संविधान ही नहीं रहेगा, जब मज़हब की और आस्था और प्रथा पर अमल करने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इस मुल्क में अनारकी आएगी, इस मुल्क की मोहब्बत और वातावरण ख़त्म होने लगेगा और आपस में रस्साकशी पैदा हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है, यहाँ के फ्यूचर के ख़िलाफ़ है और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वालों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी दफ़ा नंबर 44 को रद्द होना चाहिए और इसकी वजह से दफ़ा नंबर 25 का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या क्या नुकसान है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से जाहिर है नुकसान ये है कि कोई एक कानून बनाया जाएगा। अगर वो कानून मान के चलिए, सपोज़ मुसलमानों ही का कोई उसूल उठा लीजिए और निकाह का मसला है या तलाक़ का है या वरासत का है, कोई भी मामला या बच्चे की कस्टडी का है, थोड़ी देर के लिए सपोज़ करें, अगर मुसलमान ही का कह दें कि जैसे वो निकाह करते हैं वैसे हमारे हिंदू भाइयों को करना होगा, पारसियों को करना होगा, बुद्धिस्टों और जैनियों को करना होगा, तो क्या उनको ये चीज़ कबूल होगी? या अगर उन्हीं का प्रथा को, उन्हीं के आस्था का कोई कानून बना दिया जाए, जैसे हमारे दियार में चचेरी, फुफेरी, खलेरी और चचा की लड़की से भाई बिरादरान वतन के यहाँ विवाह नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ चचा की लड़की से निकाह होता है, खाला और फूफी की लड़की से निकाह होता है। अगर उन्हीं का कोई रस्म रिवाज उठाकर कानून बना दिया जाए तो क्या मुसलमानों को काबिल कबूल होगा? या इस देश में रहने वाले जो कबायली हैं, जो आदिवासी हैं, जो मिज़ोरम के लोग हैं, जो नागालैंड के लोग हैं, उनका अपना अपना रस्म और रिवाज है, कस्टम है, क्या उनके लिए ये काबिल कबूल होगा? तो ये कानून लाने से तो सारे लोगों का आस्था ख़त्म हो जाएगा, धार्मिक सिस्टम का ताना बाना वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क के बुनियादी दस्तूर में जिसमें मज़हब की आज़ादी है और अपने अपने रस्म व रिवाज और कस्टम की आज़ादी है, वो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। जाहिर है कि ये बात उनके साथ अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क के लोगों का जो अपना अपना कस्टम है वो सब ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। ये किसी तरह से मुनासिब नहीं। क्या स्टैंड ले रहे हैं आप लोग इस कानून के खिलाफ? हम लोग कानून के ख़िलाफ़ इस वक्त कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं है, यहाँ के हर वर्ग और हर धर्म के अगेंस्ट में है। हम लोग अपनी राय, अपना मंतव
लॉ कमीशन को मेल करेंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये दफ़ा नंबर 44 जो है इसकी वजह से दफ़ा नंबर 25 टूट रहा है, 29-30 टूट रहा है, इसलिए 44 की हैसियत डायरेक्टिव प्रिंसिपल की है, इसको लागू ना किया जाए। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे तो एक और दफ़ा तो है जिसमें कहा गया कि नशाबंदी को पूरे मुल्क में ख़त्म किया जाएगा। काहे को गवर्नमेंट नशाबंदी की लाइसेंस, नशा की और शराब की लाइसेंस देती फिर रही है। बिहार में तो ऐसे शराबबंदी बंद, जाहिर है हमारे यहाँ बंद, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आप इसको देखें। आप तो रहनुमा उसूल को, रहनुमा गाइडलाइन है उसको रहने दिया जाए, उसकी वजह से जो बुनियादी कानून है उसको तोड़ने की कोशिश न की जाए। सर जिस तरीके से एक विशेष समुदाय यानी खासकर मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में, क्या इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो मौजूदा सरकारें हैं जो विशेष टारगेट कर रही है, मुस्लिम समुदाय हो या नॉन मुस्लिम समुदाय हो, टारगेट करने से, किसी के टारगेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ये बात देख रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चे अब एजुकेशन के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि हमको बग़ैर मेहनत किए हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। आप रिज़ल्ट उठाइए, सुबुगाहट पैदा हो रही है। हम टारगेट उर्गेट करने से नहीं डरते किसी से। हमारा काम है देश के हित में, वतन के लिए जान देना, कुर्बानी देना, वतन की तरक्की और इसके विशेषता के लिए हर तरह की कुर्बानी देना हम देते रहेंगे। किसी के टारगेट करने से कुछ नहीं होता। और याद रखिए, अगर मुल्क में 20% लोग परेशान होंगे तो 80% लोग भी चैन से नहीं बैठ सकेंगे, वो खुद परेशान हो जाएंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? जैसे ये संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान में छेड़छाड़ का मतलब ये है कि दफ़ा 44 की वजह से अगर दफ़ा नंबर 25 टूट रहा है तो ये छेड़छाड़ नहीं है तो और क्या। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बुनियादी दफ़ा को नहीं तोड़ सकते। इसके टूटने की वजह से क्या कहेंगे सर? जी, कहाँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिसाब से हम नहीं चलते। हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है, बोर्ड तो अलग चीज़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारा पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड बिल है, उसको भी आज़ादी है। मुस्लिम कोड बिल है, हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक काम करते हैं। और ये बात आज की नहीं है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में बना था, अंग्रेज़ों के वक्त में बना था। उस ज़माने में भी मुसलमान। अंत में क्या कहेंगे? अगर हम ये कहना चाहते हैं, हम नहीं, इसके बाद क्या, हम कानूनी नुक्ते नज़र से जो जमहूरी तरीका होगा, सरकार ने हमारी बात मान ली तो ठीक, नहीं मान ली तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर वहाँ भी हमको लगेगा कि अगर ये कोर्ट का मैटर नहीं बनता है तो जो इस सेकुलर मुल्क है, सेकुलरिज्म का जो तकाजा होगा, हम सेकुलर अंदाज में, जमहूरी अंदाज में सरकार के सामने अपनी बात और गुजारिश रखेंगे। यहाँ पे मीटिंग में आज कौन कौन लोग पहुँचे थे? कहाँ? यहाँ पे मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के लोग आए, मुख्तलिफ एडवोकेट्स आए, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आए, मुख्तलिफ मस्जिद के इमाम आए, यहाँ शिया सुन्नी जमात इस्लामी, इसलिए कि ये हमला केवल मुसलमानों पर नहीं है, मुल्क के तमाम धर्म वालों पर यह हमला है। किसी का आस्था नहीं बचेगा, याद रखिए।